हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय ऑफलाइन शिक्षण संस्थान पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो ब्राइट फ्यूचर एकेडमी आप लोगों की पढ़ाई में रुकावट ना आए, इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी तक एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो उसी क्रम में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे और आप लोग उस वीडियो को देख के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, अभी तक आप लोग क्लास 10th में थे तो आपने साइंस को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा था, जिसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा होगा। और साइंस की एक और सब्जेक्ट था जिसे मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो भी एक साइंस का ही पोर्शन है जिसको अलग सब्जेक्ट में पढ़ा। लेकिन 11th में आते ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि तीनों अलग हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, भौतिक विज्ञान, तो उसके पहले थोड़ी बातें कर ली जाए। देखिए, फिजिक्स में क्या होता है या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि 10th तक जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है, 10th तक वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि आपको बेसिक नॉलेज हो। फिजिक्स में कुछ बेसिक टर्म्स है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं, आपको बेसिक टर्म पता होना चाहिए। जैसे घरों में 3 तरीके के वायर आते हैं, फ्यूज, न्यूट्रल, ये सब, फेज, न्यूट्रल, ये सब आप 10th में पढ़े होंगे। सोलर एनर्जी क्या होता है, ये सब, लाइट क्या होती है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे केमिस्ट्री की बात कर ले तो आप उसमें एसिड जाने होंगे, बेस जाने होंगे। बायोलॉजी का में भी आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। तो बेसिक जो टर्म होते हैं साइंस के, वो आप 10th तक सीखते हैं। लेकिन 10th से जैसे ही आप 11th में आते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, साइंस में तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को तीनों अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। यदि आप मैथ ग्रुप में आते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को एज अ साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं। यदि आप बायो ग्रुप में जाते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ बात करते हैं, एज एग्जाम्पल लेते हैं आप, तो आप क्या करेंगे, आप फिजिक्स को भी डिटेल में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को भी डिटेल में पढ़ते हैं और मैथ को भी, तीनों सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। और बायो को डिटेल में पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जो स्टार्टिंग है, जैसे देखिए आप 10th तक एक सभी का कॉमन ग्रुप था, ठीक है। 11th में आते ही ग्रुप बनता है। इसका मतलब आपने अपने अंदर जिज्ञासा डेवलप किया, आपके मन में जिज्ञासा हुआ साइंस को पढ़ने का, तभी आपने साइंस लिया है। तो अगर आप साइंस लिए हैं तो आप साइंस को अच्छे से समझें। इसलिए 11th आपके फाउंडेशन को बनाता है, मतलब एक नींव रखता है 11th 12th। जैसे आप 11th 12th पास करके कॉलेज में जाएंगे, आपको हायर स्टडीज़ में घुसना पड़ेगा, मतलब हायर स्टडीज़ में आप जाएंगे जहाँ पे आपको और अच्छे से साइंस की नॉलेज दी जाएगी, ठीक है। तो 11th 12th में हम लोग जो अपना 10th तक बेसिक पढ़े होते हैं उसके नींव को मजबूत करते हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट को अब अलग अलग इलेबोरेट करने के पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 11 में फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, साइंस एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे तो साइंस में तीनों में से फिजिक्स एक अपने आप में ही बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप 10th में अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया भी होगा। फिजिक्स हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब देने में सक्षम होता है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में भी चल रहे होंगे, उन सभी चीज़ों का जवाब देगा, ठीक है। जैसे अगर मैं ये मार्कर गिरा देता हूँ तो क्यों गिर जाता है, यदि मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो कुछ दूर ऊपर जाने के बाद रुक के फिर नीचे ही आता है, तो आप बोलेंगे सर ग्रेविटी की वजह से। तो उसी तरीके से अगर हम एक बॉल को फेंकते हैं तो कुछ इस तरीके के शेप में क्यों जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जवाब, जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होते हैं उनका जवाब फिजिक्स देता है, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, हम यहाँ पर आपको आज सिलेबस समझाते हैं 11th का किस तरीके से। तो क्लास 11th, ठीक है, तो हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो फिजिक्स का हिंदी हो गया बेटा भौतिक विज्ञान, या भौतिकी भी कभी कहीं लिखा होता है। तो देखिए, पहली बात तो अपने क्या है कि सिलेबस में हम लोग एनसीईआरटी को अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, लेकिन यूपी बोर्ड का जो सिलेबस डिफाइंड है उसमें 10 यूनिट 10 इकाइयाँ हमें पढ़नी है। बुक जो यूपी बोर्ड की तरफ से डिफाइन किया गया है कि आपको एनसीईआरटी बुक प्रेफर करनी है, बाकी आप साइड बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। जैसे साइड बुक में आपकी बहुत सी आती है, नगीन प्रकाशन हो सकता है, वो चित्रा प्रकाशन का हो सकता है, एक्टिव प्रकाशन की किताब हो सकता है, तो बहुत सारी किताब आते हैं। तो देखिए, भौतिक विज्ञान ये जो फिजिक्स है, ठीक है, तो फिजिक्स इसका जो हम सिलेबस आपको पहले समझाते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है। सिलेबस अगर हम समझे रहेंगे तो हमें पढ़ने में बहुत आसानी होगा। सिलेबस देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यूपी बोर्ड, हमारा जो बोर्ड है, उसकी तरफ से क्या डिफाइन किया गया। तो सिलेबस या पाठ्यक्रम, तो देखिए सिलेबस यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको क्या किया गया है, तो इसमें आपका 2 खंड डिवाइड किया गया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। मतलब पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, 2 यूनिट, मतलब 2 सेक्शन में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया। तो आइए समझते हैं।
क्या है ये देखिएगा। तो जो आपका पहला है ना सेक्शन 1 या खंड का जो भी कह सकते हैं आप, तो जो आपका खंड का है इसमें क्या बताया गया आपको क्या क्या पढ़ना है, और खंड ख में, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको अभी समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पूरा दोनों इधर जितने भी यूनिट आएंगे वो सभी आपको इस वर्ष में पढ़ना है। हालांकि कोविड के प्रभाव की वजह से आपका सिलेबस जो 30% कम कर दिया गया, जिसमें आपको बस 70% सिलेबस ही पढ़ना है, तो आपको उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बहुत ही आसानी से आप अपने मतलब सीमित समय में अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सिलेबस यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग हमें 10 यूनिट पढ़ना है। 10 यूनिट को भी 2 खंड में डिवाइड किया है, खंड क और खंड क, ठीक है। तो खंड क में आइए हम लोग समझते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए खंड क में आपका जो पहला यूनिट है, ठीक, इधर जितने भी मैं लिखूंगा सब यूनिट रहेंगे इकाई। जो आपका पहला यूनिट आपको पढ़ना है वो है भौतिक जगत तथा मापन। भौतिक जगत तथा मापन। देखिए यहाँ से आपका फिजिक्स स्टार्ट होगा, ये आपका यूनिट 1 है, ठीक है। अब फिर से सुन लीजिएगा, ये सर जितने भी है सब यूनिट में चलेंगे। यूनिट 1 एक यूनिट के अंदर हो सकता है 2 या 3 चैप्टर भी हो, कई किताब अपने हिसाब से डिफाइन किए गए। ये हम आपको वो सिलेबस समझा रहे हैं जो यूपी बोर्ड की तरफ से प्रिस्क्राइब किया गया। हालांकि आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, सर किसी किताब में ऐसे दिया वैसे। जब हम पढ़ाएंगे चैप्टर्स आपको तब आपको एक एक चीज़ का क्लियर करेंगे। फिलहाल हम लोग यूपी बोर्ड की तरफ से जो सिलेबस प्रेस्क्राइब किया गया है उसको समझते हैं। तो पहला यूनिट क्या है अपना, वो है भौतिक जगत तथा मापन। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग समझेंगे कि भौतिक होता क्या है, जो फिजिक्स है अपना वो है क्या, ठीक है। फिजिक्स का क्या यूज़ है, फिजिक्स का अदर साइंस से क्या रिलेशन है, फिजिक्स का हमारा डेली लाइफ में क्या यूज है, फिजिक्स के क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, एप्लीकेशन मतलब उसके यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। और मापन, हम लोग किसी भी भौतिक चीज़ों का, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट कैसे करते हैं वो सब हम आपको इस चीज़ में बताएंगे, ठीक। तो अब देखिए इसके बाद दूसरा यूनिट जो है, इसके बाद वो हम पढ़ेंगे वो शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी। देखिए इसके बाद जो अपना सेकेंड यूनिट आता है शुद्ध गतिकी, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मोशन को स्टडी करेंगे, गति को। जैसे मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं और आपके बगल में कोई व्यक्ति खड़ा है, जब आप देखिए उस व्यक्ति को, मान लीजिए 5 बजे शाम को आप दोनों लोग एक ही जगह खड़े हैं, 5:05 पे आपसे कुछ आगे चला गया, आप अभी अपनी जगह पे स्थिर हैं। 5:10 पे आप देखा वो कुछ और आगे चला गया, 5:15 पे देखा आपने कि वो कुछ और चला गया। तो आप देख रहे हैं समय के साथ क्या उसके पोजीशन में बदलाव हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसमें मूवमेंट हो रहा है, मतलब उसके अंदर गति हो रही है। तो जितने भी तरीके की गति हो सकती है, ठीक है, वो तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे शुद्ध गतिकी वाले यूनिट्स में, ठीक है। अब इसके बाद जो यूनिट आता है वो आपका जिसके बाद जो यूनिट आता है वो अपना गति के नियम। गति के नियम, देखिए इसके ऊपर तो हम लोग गति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गति के जो जो कहानी हो सकते हैं वो यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन गति के पीछे का कारण क्या है, ऐसा क्या चीज़ है कि कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कार चल रहा होता है, ब्रेक लगाने पर रुक जाता है, क्या कारण है, या कोई कार चलते चलते उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, तो क्या कारण है, वो हम लोग गति के नियम में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका आता है, इसके बाद जो आपका चैप्टर आता है वो बेटा कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। जैसे ही हम लोग गति के बारे में स्टडी कर लेंगे और उसके नियम के बारे में हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इसमें हम लोग वर्क के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके पावर के बारे में पढ़ेंगे, शक्ति के बारे में। किसी ऑब्जेक्ट के, जैसे कोई मशीन होता है वो पानी को, आपका जो घर होता है जिस पर टंकी लगी होती है, मान लीजिए आपका 3 फ्लोर का घर है, तो ज़मीन से उठा के 3 फ्लोर तक लेके जाता है। कभी कभी क्या होता है कि पानी नहीं चढ़ा पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मोटर के पावर को बढ़ाते हैं, कहते हैं ना इससे बड़ा मोटर के पावर को बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, वो सब चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे, ठीक। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स, आपको बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दृढ़ पिंड, ठीक है। अब देखिए आपके मन में उठेगा सर दृढ़ पिंड क्या होता है, तो उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, जब पढ़ाएंगे तो समझाएंगे, यहाँ बस नाम जानिए। दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति। कणों के निकाय की गति, ये आपका नेक्स्ट यूनिट रहेगा, ठीक है, 5वां। अब देखिए आपका जो 6वां यूनिट है वो क्या रहेगा, इसको भी लिख लेते हैं, ये आपका गुरुत्वाकर्षण, इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसको ग्रेविटेशन। अच्छा हाँ, ये याद रखिएगा कि आज जो जो नाम हिंदी में याद रख रहे हैं, हम आपको इंग्लिश भी, हर चीज़ों का इंग्लिश पढ़ाएंगे। यहाँ पर जगह कम, मतलब अभी नहीं लिख रहे हैं, आपको बस समझा रहे हैं इसलिए पहला क्लास है, लेकिन जब पढ़ाते वक्त हम आपको हर एक चीज़ का हेडिंग इंग्लिश बताएंगे। जैसे
मापन मेजरमेंट हो गया, आपका गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन हो गया, गति के नियम लॉज ऑफ मोशन, शुद्ध गति की काइनेमेटिक्स, तो ये सब चीज़ें भी हम जानते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए लोग इसमें आपको 6 यूनिट पढ़ने, टोटल 6 यूनिट खंड क में। ठीक, इसी के सिलेबस की बात करते हैं खंड ख में आते हैं। देखिए इस खंड में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए इस खंड में भी हमें कुछ 4 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, टोटल 10, 6 यूनिट हमने यहाँ पढ़ लिया, तो अब 4 यूनिट यहाँ पर है। तो पहला इसमें क्या बोलता है, स्थूल द्रव्य के गुण पढ़ेंगे, स्थूल द्रव्य के गुण। ठीक है, अब आप मन में सवाल उठे सर स्थूल द्रव्य क्या होता है, तो टेंशन नहीं लेने का, जब सिलेबस में आएंगे मतलब एक एक चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है ऊष्मागतिकी, ये एक मज़ेदार चैप्टर है, इसमें आप लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि हम लोग ऊष्मा हीट से किस तरीके के मतलब अपने अपने काम डेली लाइफ में यूज ले सकते हैं, बहुत सारे यूज होते हैं, आप लोग पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद आपको पढ़ना है गैसों का अणुगति व्यवहार, अणुगति व्यवहार। ठीक है, गैसों का अणुगति व्यवहार। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, गैसों का अणुगति सिद्धांत या अणुगति व्यवहार ये होता है। ठीक, इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है दोलन तथा तरंगे। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है बेटा, दोलन तथा तरंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए इसका थोड़ा नाम मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग, इसके नाम को आप लोग ऐसे भी किसी किताबों में लिखा होता है, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ आपको। पढ़ना तो वही है गैसों का अणुगति व्यवहार, लेकिन वो कभी कभी लिखा होता है ना किताबों आदर्श गैस का, तो आदर्श गैस ही हम लोग पढ़ लेते हैं। अब आप कहेंगे सर आदर्श गैस क्या होता है, तो घबराएं जो होते हैं बताएंगे। तो आदर्श गैस सिद्धांत, आदर्श गैस का सिद्धांत क्या होता है, तथा गैसों का अणुगति व्यवहार, गैसों का व्यवहार। ठीक है, उसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, गैस आदर्श गैस सिद्धांत तथा गैसों का व्यवहार, वही अणुगति व्यवहार, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आप लोग। तो देखिए ये तो था आपका यूपी बोर्ड की तरफ से जो सिलेबस डिस्क्राइब किया गया, आप चाहे तो इसे लिख लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कैसे, हम आपको पढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, लेकिन आप जब भी मेरे नोट से पढ़ेंगे, आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा मतलब किसी भी किताब का, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, वो 11th स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपको मैंने शुद्ध गति की पढ़ा दिया, तो आप किसी भी किताब के शुद्ध गति के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ही सरकार द्वारा मतलब गवर्नमेंट द्वारा यूपी बोर्ड द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है कि इसको हमको चुनना है। तो एनसीईआरटी में क्या है कि जो चैप्टर वाइज दिए गए हैं, ठीक है, जैसे पहला चैप्टर उसमें भौतिक जगत है, दूसरा मापन है, तो यहाँ तो ये एक यूनिट की तरह है, वहाँ चैप्टर वाइज दिया, तो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, पूरा ये जो टॉपिक होगा आपका पूरा हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो सिलेबस था यूपी बोर्ड की तरफ से, आप एनसीईआरटी की बुक खरीद लीजिएगा बेटा, एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, प्लस आप साइड में जो भी आपको बुक अच्छा लगे, मैं कोई बुक बता नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप खरीद लिए हैं तब हम बताएं आपको एक और खरीदना हो, अगर आप नहीं भी खरीदे आप खरीद भी लिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप बुक पढ़िए बेटा, बुक पढ़ने के लिए होता है, लेके सजाना नहीं है, बुक पढ़िए आप। ठीक है, तो ये सिलेबस यूपी बोर्ड की तरफ से। अब आइए देखिए हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से आपको पढ़ाने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको चैप्टर समझाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमने कुछ पढ़ा दिया, आप यहाँ से तुरंत क्या करेंगे, उसे अपने कॉपी में नोट करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है। हम आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे जिसमें पूरा चैप्टर लिखा हुआ होगा, उसको आपको फेयर में उतारना, जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। तो आप यहाँ से जो लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं आप पूछ सकते हैं, तो यहाँ से आप जो लिख रहे हैं हो सकता है कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट बता दें जो कि इंपॉर्टेंट हो, आपको लग रहा हो कि इंपॉर्टेंट, तो आप क्या कीजिएगा अपने फेयर कॉपी में उसको भी लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये है 11th की फिजिक्स। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स को जानेंगे अब थोड़ा अच्छे से नेक्स्ट क्लास में, जहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होने वाला है। तो ये था आपके फिजिक्स का थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कशन। आई होप आप यहाँ इन चीज़ों को समझ गए होंगे, और आपने अगर साइंस लिया है तो आप चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए अब आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी आपका सब्जेक्ट है उन सब में पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा, आई होप। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।